स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे जेपी ग्रुप के बारे में। देखिए, जेपी एसोसिएट में एक खबर आई, काफ़ी दिन से चल रही थी ये खबर कि जेपी एसोसिएट को अदानी ग्रुप एक्वायर कर सकता है और फाइनली ये खबर आ गई है। जेपी एसोसिएट को अदानी ग्रुप अब खरीद रहा है। सीसीआई से मंजूरी मिली है, 12,600 करोड़ रुपए में डील हो जाएगी। जेपी एसोसिएट की काफ़ी लंबे समय से इंसॉल्वेंसी के लिए गई हुई थी ये कंपनी, और डालमिया भारत, वेदांता जैसी कंपनियां भी इस खरीद की दौड़ में थी। जेपी एसोसिएट पर जो क्रेडिटर्स का पैसा है वो 57,124 करोड़ रुपए है और डील हुई है कुल 12,600 करोड़ रुपए में। अब जेपी एसोसिएट जब नाम आता है तो इस ग्रुप की कई सारी कंपनियां भी दिमाग में आती हैं। जेपी इंफ्रा, जो काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है उस काउंटर पर। कारण है कि उसको मुंबई की कंपनी सुरक्षा ग्रुप ने ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है। अब वो अगर लिस्ट कराना चाहेंगे तो ठीक, नहीं कराना चाहेंगे तो अलग बात है। जेपी पावर जेपी एसोसिएट की एसोसिएट कंपनी है। जेपी पावर जेपी एसोसिएट की एक एसोसिएट, सब्सिडरी नहीं, एसोसिएट कंपनी है। देखिए, एसोसिएट और सब्सिडरी में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये एसोसिएट कंपनी है। जेपी एसोसिएट के पास जेपी पावर का 24% हिस्सा है। आज जेपी पावर अपर सर्किट लगा हुआ है भले, लेकिन अगर हम देखें तो जेपी एसोसिएट की शुरुआत कैसे हुई थी, ये क्यों बिकने के कगार पर आई। आप याद करें 2012-13 तक ये कंपनी ठीक चल रही थी उस समय, बट इसका डेट कंसर्न बढ़ने लगा था क्योंकि इन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया था। और उसके बाद इनका जो डेट था, आई रिमेंबर, करीब 68-70 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। और फिर बैंकर्स ने इनको कॉल करना शुरू किया और उस समय पर फिर इन्होंने अल्ट्राटेक को पहला सीमेंट बेचा था प्लांट 2014 में। और उसके बाद फिर इनको कई सारे सीमेंट के प्लांट बेचने पड़े, कुछ पावर प्लांट भी बेचने पड़े। और 2014 से 2017 के बीच में ही इन्होंने करीब 30,880 करोड़ रुपए के अपने 6 प्लांट बेचे थे, जिसमें कुछ पावर प्लांट थे, कुछ सीमेंट प्लांट थे, और सारा रकम का इस्तेमाल कर्ज उतारने में किया गया। अब जेपी एसोसिएट का शेयर देखो। देखिए, कुछ लोगों ने इस खबर के चलते जेपी एसोसिएट का शेयर उठा लिया और अब ट्रेडिंग बैन है। अब आज उनके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि जेपी एसोसिएट का करें क्या। खबर तो अच्छी आ गई लेकिन काउंटर तो बैन है। देखिए, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी कोर्ट के थ्रू एक्वायर होती है उसमें अक्सर ट्रेडिंग बैन हो जाती है, उसमें रुक जाती है। अब ये एक्वायरर के ऊपर है, यानी कि अदानी ग्रुप के ऊपर है कि वो इस कंपनी के साथ इसको डीलिस्ट कराकर चलते हैं या इस कंपनी में ट्रेडिंग रिज्यूम करते हैं। चांसेस हैं कि अगर रिज्यूम होती है ट्रेडिंग तो हम प्रदीप जी से पूछेंगे, क्योंकि डील तो अच्छी हुई है। डील में है क्या कि जेपी एसोसिएट अब अदानी ग्रुप की हो गई। तो अदानी ग्रुप की जब हो गई तो एक तरह से आप समझो कि अदानी ग्रुप अब इस पूरी कंपनी को रन करेंगे। अब बात करते हैं कि जेपी एसोसिएट अगर आपके पास है, पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो आप किस सोच के साथ सोएं कि कंपनी तो ट्रेड नहीं हो रही है लेकिन एसेट भी है, या ऐसी है कुछ मामला। देखिए, जेपी एसोसिएट के पास करीब 10.5 मिलियन टन के सीमेंट प्लांट मौजूद हैं, 339 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट, जो कि उन सीमेंट प्लांट के साथ ही उन सीमेंट प्लांट में जो पावर जाती है उनके लिए कैप्टिव पावर प्लांट, कैप्टिव का मतलब है उसी प्लांट को पावर सप्लाई होगी ज़्यादातर, तो वो सीमेंट प्लांट को चलाने के लिए 339 मेगावाट के पावर प्लांट हैं। कंपनी के पास 5 लग्जरी होटल हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। नोएडा में गोल्फ कोर्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंपनी के पास लैंड बैंक भी है। अब इन सभी जो भी इनकी एसेट है उनको जरा वैल्यूएशन टर्म में समझ लेते हैं। देखिए, सीमेंट प्लांट, 1 मिलियन टन के सीमेंट प्लांट की वैल्यू करीब 900 करोड़ रुपए होती है। इनके पास करीब 10.5 मिलियन टन के सीमेंट प्लांट पड़े हुए हैं अभी भी, तो उनकी वैल्यू करीब 9500 करोड़ रुपए हो गई। 339 मेगावाट के इनके कैप्टिव पावर प्लांट हैं जिनकी वैल्यू हो गई करीब 1700 करोड़। एक पावर प्लांट लगाने में अमूमन 5 करोड़ का खर्चा आ जाता है, तो आप 340 मेगावाट के पावर प्लांट को जोड़ लो, करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास वैल्यू बैठेगी। होटल्स बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है इनका, क्योंकि इनके पास 5 5 स्टार होटल हैं और अलग अलग लोकेशन पर है। दिल्ली में एक इनका राजेंद्र नगर में है, और एक इनका वसंत कुंज में है, ग्रेटर नोएडा में है, एक आगरा में है, एक मसूरी में है। आगरा वाला बहुत शानदार होटल है, मैं भी गया हुआ हूँ, और वसंत कुंज वाला भी बहुत शानदार होटल है, वहाँ भी मैं गया था। लेकिन इनके जो टोटल 5 स्टार होटल्स की जो टोटल रूम संख्या है वो करीब 870 से 900 के बीच में है। एक
रूम बनाने की, 5 स्टार होटल में एक रूम बनाने की कीमत करीब करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पे बता रहे हैं। ये 2 करोड़ रुपए एक रूम बनाने पे, आप सोच रहे होंगे एक रूम बनाने में 2 करोड़ का खर्चा कैसे आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा, लैंड कॉस्ट प्लस जो 5 स्टार होटल में ओपन एरिया होता है उसकी लोडिंग भी एक रूम की कॉस्ट पर ही आती है। आप भले ही आप 117 120 रूम का एक 5 स्टार होटल देख रहे होंगे, लेकिन उसके साथ आप स्विमिंग पूल भी देख रहे हैं, जिम भी देख रहे हैं और 50 तरह की फैसिलिटीज देख रहे हैं, तो एक रूम पर जो लोडिंग आती है वो करीब 2 करोड़ रुपए आती है। अब 870 रूम के होटल है इनके पास, 5 होटल हैं, तो अगर उनको मोटा मोटा भी पकड़ लो तो करीब 1700-1800 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। प्लस जेपी पावर में जो परसों तक की क्लोजिंग थी उसकी मार्केट कैप थी करीब 12,000 करोड़ रुपए, इसमें इनका 24% स्टेक है, तो करीब 3,000 करोड़ रुपए की वैल्यू ये बन गई। तो ये चारों ऐड करके 16,000 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि अदानी ग्रुप ने खरीद दिया 12,600 करोड़ रुपए में। तो ये तो केवल 4 एसेट की वैल्यू है। बाकी स्पोर्ट सिटी और रियल एस्टेट, इसमें तो पता ही नहीं है कि कितना बड़ा इनका गेम है, क्योंकि असली गेम यहां पर ही है रियल एस्टेट में और स्पोर्ट सिटी वाला जो इनका बिजनेस है। वहाँ पर फार्मूला 1, क्रिकेट स्टेडियम, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, उनकी वैल्यूएशन करना हमने बहुत कोशिश की कि उनकी वैल्यूएशन की जाए, लेकिन वो हमें भी नहीं मिला और लैंड बैंक का सही डेटा भी नहीं मिल रहा कि कंपनी के पास कितना रियल एस्टेट का लैंड बैंक पड़ा हुआ किधर किधर, क्योंकि कुछ इनकी रियल एस्टेट अटकी हुई है जहाँ पर इन्होंने पेमेंट नहीं करा, डिफ़ॉल्ट में आ गए, तो आधा पेमेंट गया आधा नहीं गया, तो वो लैंड बैंक नोएडा अथॉरिटी के पास है या वहाँ की रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास है या इनके वो मिल गई है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। 2024 में कंपनी ने कोई एनुअल रिपोर्ट भी नहीं दी है। अब जेपी एसोसिएट की तो बात ही हो गई। जेपी पावर, चूंकि एक ही शेयर लिस्टेड है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जेपी पावर के पास करीब 2220 मेगावाट के पावर प्लांट हैं, 3 पावर प्लांट हैं। 400 मेगावाट का विष्णुप्रयाग प्लांट है, 500 मेगावाट का बीना मध्य प्रदेश में पावर प्लांट है, 1320 मेगावाट का निगरी थर्मल प्लांट है, 3.92 मिलियन टन क्षमता की अमेलिया में कोयला माइन भी हैं। तो ये 4 इनके पास एसेट हैं जेपी पावर के पास, 3 पावर प्लांट, एक कोयला माइन पड़ी हुई है। कंपनी पर 3778 करोड़ रुपए का कर्ज है, 12,370 करोड़ रुपए की मार्केट कैप परसों के लिहाज से है। प्रदीप भाई ये बताएं, देखिए सारी आपने शायद मेरे से कहानी सुनी होगी, इसको बनाने में मुझे कम से कम एक अच्छा खासा टाइम लगा है रिसर्च करने में। अब क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, क्योंकि उनको ऐसी ही चीज़ों में मज़ा आता है जेपी ग्रुप में कि ये बिकने वाला है तो अदानी ग्रुप खरीद रहा है, क्या करें, तो ये इंटरेस्टिंग से काउंटर हो जाते हैं। सर अब ये बताएं, जेपी एसोसिएट आपने पूरा सुना, पहले मैं जेपी एसोसिएट पर आता हूँ। ट्रेडिंग नहीं हो रही है इस काउंटर पर, लेकिन अगर ट्रेडिंग होगी, अदानी के पास चला गया, एसेट है कंपनी के पास, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्ज था क्रेडिटर्स को 12,560 करोड़ रुपए में जितना मिलना होगा पोर्शन मिल जाएगा, सारा मामला खत्म। फिर अब आप बताएं कि ये कंपनी जब नए सिरे से खड़ी होगी तो क्या पोर्टफोलियो में रखने लायक है? फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक जी, आपको थैंक यू बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया। और रियली मैं वही सोच रहा था कि आप इतने टाइम से एक्सप्लेन कर रहे हो तो कितना टाइम लगा ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत मेहनत किया, और हर हफ्ता मैं देखता हूँ जो आपका स्टॉक एक्सरे है, आप अलग अलग कंपनीज को आप यहाँ पे लेके आते हो। इनफैक्ट बहुत बढ़िया से आप यहाँ पे मेहनत करते हो। और आपने ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स भी पास्ट में जो है डिस्कशन किया, बाद में वहाँ पे मोमेंटम आया। देखिए जेपी जो ग्रुप है, टोटल ग्रुप को लेके आपने बताया कि फंडामेंटली वैल्यूज है, और मैं पूरा ध्यान से सुना। लेकिन मैं अभी वेट करूंगा सर एक बार जो प्राइस एक्शन है ना वो आने के लिए। अभी जैसे कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड का जो है प्राइस चल रहा है 3.80 के आसपास। हाँ सर, ये 25 तो अगस्त से ट्रेडिंग बंद हो गई है इसकी, तो 25 यस, अगस्त को इसमें जो ट्रेड नहीं लास्ट, हो रहा है तो। हाँ हाँ हाँ, इसमें अभी ट्रेड नहीं हो रहा है अभी। 3.80 के आसपास यहाँ पे जो है प्राइस चल रहा है। और बहुत टाइम से ही जो है ट्रेड नहीं हो रहा है यहाँ पे। 25 अगस्त से उससे पहले भी सर जो है एक बार आई थिंक बैन में भी आया था। बहुत बार यही दिक्कत होता है इस काउंटर पे, बैन पे आता है तो उसके बाद मोमेंटम नहीं आता स्टॉक पे। तो अगर टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, अभी ट्रेड तो नहीं हो रहा है। अगर ट्रेडिंग स्टार्ट होता है और अगर ये काउंटर एक बार फिर से 7 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है, 7 रुपीज फिलहाल ये डबल अमाउंट में बोल रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 100% आरओआई होने के बाद। क्योंकि ये ग्रुप बहुत वॉलेटाइल है, उसके ऊपर मैं एक बार जो है रिव्यू करूंगा। फिलहाल अभी तो देखिए ट्रेड नहीं हो रहा है।
आपने जो बताया वो फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटली वैल्यूड है, और ऑब्वियसली जब न्यूज आएगा फ्यूचर में तब चलना के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन अभी के लिए सर विवेक जी कुछ भी मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार अवॉइड करना चाहूंगा अभी के लिए। और जिस तरीके से अभी जेपी पावर अभी 18.95 के आसपास चल रहा है, इनफैक्ट 5% का तो मुझे लगता है कि एक बार अपर अपर सर्किट सर्किट में लगा लॉक हुआ है ही आज जी। है। हाँ, अपर सर्किट में तो ये लॉक ही है। रिसेंटली हमने देखा था कि जिस टाइम पे स्टॉक 17 के आसपास गया था, 27 के आसपास गया था, 17 से 27 नॉन स्टॉप भागा था और फिर से स्टॉक नीचे आ गया, ऊपर में सस्टेन हो नहीं पाया। अगर इस बार स्टॉक फिर से 25 के ऊपर सस्टेन होता है, मैं तो बाई करूंगा। लेकिन अभी नहीं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल अभी अलाइन नहीं कर रहा है। एक बार प्राइस एक्शंस के लिए मैं वेट करूंगा। आई रेस्पेक्ट योर रिसर्च रियली, बट एक बार जैसे ही प्राइस एक्शन इसमें आएंगे तब जाके मैं बाय करना पसंद करूंगा, वो भी 25 के ऊपर। आई नीड ए वीकली क्लोजिंग। तो जेपी एसोसिएट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ₹7 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद अगर इसके लिए 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना टाइम लगेगा, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा। जेपी पावर में अभी ऑलमोस्ट 19 के आसपास चल रहा है, 25 के ऊपर क्लोजिंग पर मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगा। जिनके पास ऑलरेडी है, आप बने रहिए एग्जिस्टिंग पोजीशन, अगर आपके पास ऑलरेडी है एक बार आप 16.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई करने का सर अभी सलाह नहीं होगा मेरे तरफ से। अच्छा प्रदीप भाई, मैं थोड़ा सा चूंकि फंडामेंटल पढ़ा है तो मैं फंडामेंटल सवाल जरूर पूछूंगा, आप अपने तरीके से जवाब दे देना। है क्या कि जेपी पावर में ये एसोसिएट कंपनी है जिसमें जेपी एसोसिएट का 24% स्टेक है। अभी हम भूल जाते हैं कि जेपी एसोसिएट का क्या होगा, वो लिस्ट होगा नहीं होगा, कब होगा, जो भी है। अभी केवल एक मात्र विकल्प है जेपी के निवेशकों के पास कि जेपी पावर में ही आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड वही शेयर है। अब जेपी पावर में 24% स्टेक है, जिसकी वैल्यू करीब टोटल कंपनी की वैल्यू 12-13 हज़ार करोड़ रुपए है। जेपी एसोसिएट की के पास जो स्टेक की वैल्यू वो करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए है। अदानी ग्रुप के पास अब ये पूरा ग्रुप चला गया, जेपी पावर भी चला गया एसोसिएट कंपनी के तौर पे और जेपी एसोसिएट भी चला गया। अगर चांस बनता है, अदानी जी का मूड बनता है, क्योंकि 2220 मेगावाट की पावर क्षमता है, कोयला माइन है मध्य प्रदेश में, तो क्या ये ओपन ऑफर ला के इस कंपनी को 24% से बढ़ा के अपना स्टेक, हो सकता है कि ये 50% अपनी सब्सिडरी बनाने की कोशिश करें, ओपन ऑफर लाने की कोशिश करें जेपी पावर में। अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि उनका पावर पोर्टफोलियो भी है, ऐसा नहीं कि उनका पावर पोर्टफोलियो नहीं है, उनका ग्रीन एनर्जी का भी पोर्टफोलियो है, उनका अदानी पावर के थ्रू थर्मल पोर्टफोलियो भी है। और ये कंपनी दोनों में है, एक इनके पास हाइड्रो प्लांट है और 2 थर्मल प्लांट है जेपी पावर के पास। तो ये कंसोलिडेट अगर करना चाहें अदानी ग्रुप, तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि जेपी पावर, अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे पूछूं तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए सर, अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है? हम ये केवल अजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हुई हैं इतिहास में, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर, बहुत ही अच्छा एक थॉट आपने बताया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ऐसा सोचा नहीं था इस तरीके से, लेकिन आपने जो एजम्पशन दिया है, अगर ऐसा कभी इन फ्यूचर डेवलपमेंट होता है तो मुझे लगता है कि जेपी पावर में ऑब्वियसली प्राइस पे मोमेंटम आना पॉसिबल है। मैं एक चीज हमेशा से मेंटेन करता हूँ, स्टोरी कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम ज्यादा टेक्निकल चीजों को फॉलो करते तो हम प्राइस के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। सो अगर इस केस में ऐसा डेवलपमेंट होता है, 25 जैसे कि मैंने एक लेवल बताया, ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू ही है, तो 25 के ऊपर क्लोजिंग पे मैं एक बार इसको बाय करूंगा। उस केस में मैं 20 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। मुझे लगता है कि रिसेंटली जो ऑलरेडी हाई लगाया है ऑलमोस्ट 27.23 के आसपास, रिसेंटली जो हाई, तो अगर एक बार 25 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको एक बार 35-40 भी आ सकता है। और अदानी जी के पास आपने सही बोला कि ऑलरेडी उनके पास ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी है, ऑलरेडी अदानी पावर भी लिस्टेड है। सो इसीलिए मैं ज़्यादा हाइप यहाँ पे नहीं सोच रहा हूँ कि अगर एक बार न्यूज़ आ जाएगा तो ये आपको टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। बने रहिए आप जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, लेकिन फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए 25 के ऊपर ही होगा, क्योंकि 25 के ऊपर अगर 1 से 2 हफ्ता क्लोजिंग आ जाता है तो फिर जो है यहाँ पे मोमेंटम और भी हायर टाइम फ्रेम में पॉसिबल है। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। रिसेंटली ना ओला बहुत चल रहा है, और लास्ट 1 साल से मैं ओला में नेगेटिव ही हूँ। मैं 90 से ओला पे नेगेटिव था, 85 से नेगेटिव था।
रिसेंटली ओला में एक बेस बिल्ड हो रहा है, और मैं लास्ट 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि 55 के ऊपर अगर ओला क्लोजिंग होता है तब जाके वीकली बेसिस पे, अभी तो फिलहाल आज का डे हाई था 55.75, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ है, अगर क्लोजिंग होता है तब जाके मैं ओला ओला में पॉजिटिव रहूंगा। सिमिलर केस टू जेपी पावर ऑल्सो, जेपी पावर में अगर 25 के ऊपर क्लोजिंग होता है, क्योंकि सर ऐसे ना हमने बहुत बार देखा है कि और मेरा थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है जी इस सारे काउंटर्स को लेके, कि जहां पे ज्यादा न्यूज आता है ना, मैं थोड़ा बहुत एक बार पेशेंट शांत हो जाता हूं, मैं देखता हूं प्राइस एक्शंस क्या होता है, उसके बाद जाके मैं एंट्री लेता हूं। आप देखेंगे येस बैंक को लेके हर हफ्ता कुछ ना कुछ न्यूज, आज भी कुछ न्यूज बिल्कुल। था, वोडाफोन आइडिया को लेके भी सेम, तो जेपी पावर को भी लेके सेम। लेकिन अदानी जी का नाम अभी सामने आया है, तो आपको पता ही है अदानी मींस वॉलेटिलिटी एंड अदानी मींस पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। तो मैं एक बार वेट करूंगा। मैं आपसे एग्री करता हूं, बट द थिंग इज की प्राइस एक्शंस, तो प्राइस एक्शंस अगर 25 के ऊपर सस्टेन होता है एक हफ्ता, फिर जाके मैं यहाँ पे एक बार पोजीशन जो है बिल्ड करने के बारे में सोचूंगा। फिलहाल अभी एक बार अवॉइड करना है, फ्रेश बाई तो नहीं करना है, जिनके पास है आप बने रहिए। ठीक है, जिनके पास है वो बने रहें। 25 के पास हम रिव्यू करेंगे कि क्या करना है। 25 के ऊपर प्रदीप जी कंफर्टेबल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट। जेपी पावर में, जेपी एसोसिएट में तो अभी आप कुछ कर ही नहीं सकते, जिनके पास है उनको होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खरीदार जी जो करना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शेयर ट्रेड हो ही नहीं रहा है अभी। अगर जब वो रीलिस्ट होगा, अगर कोई संभावना बनती है, तो डेफिनेटली आप उस समय फिर एक बार हम इसीलिए रिव्यू जेपी करेंगे। एसोसिएट सर जो डिलिस्ट हुआ था ना, 3.80 पे डिलिस्ट हुआ था। अब मैं 10 मिनट से जेपी एसोसिएट ढूंढ रहा हूँ। मैंने पूरा मेरा टीम को बोला भाई जेपी एसोसिएट कहाँ गया, तो बाद में पीछे से मेरे को बताया गया कि सर डिलिस्ट ही हो गया, नहीं मिल रहा है, फिर आपने मुझे बताया कि सर डिलिस्ट हो गया। तो ये है सीन। तो मुझे लगता है अगर फिर से लिस्टिंग होता है और बाद में 7 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है, ऐसा केसेस में क्या होता है ना, मैंने देखा है कि पतंजलि के साथ भी ऐसा हुआ था कि जब लिस्टिंग होता है, अगर मान लीजिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता, तो एक बार बिल्कुल, वेट वो कीजिए, फिर अगर अपर सेवन सर्किट रुपीज लगते हुए चले जाते हैं। पतंजलि अपर हो गया, सर्किट लगते आलोक हुए निकल इंडस्ट्री हो जाता है, गया। टाइम नहीं मिलता है उस टाइम। हाँ, तो ये इसीलिए हमने ये जो मुहिम करी आज जेपी ग्रुप पर, कि भाई जिनके पास है, अगर उनको ये पता हो कि एसेट तो है, अब वो लिस्ट होगा नहीं होगा वो लॉटरी का टिकट है, कि लिस्ट हुआ तो ठीक, लिस्ट हुआ तो शायद हो सकता है वो अपर सर्किट लगता हुआ चला जाए, और हो सकता है वो वैसे ही ट्रेड हो, और नहीं हुआ एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली फिर विवेक पैसे जी, वो गए, जैसे बाद में ना डीएचएफएल टाइम में नहीं भी मिलता। हुआ। मैंने ऑलरेडी 2-3 बार ऐसे एक्सपीरियंस किया है हाँ। कि लिस्टिंग हो रहा है, और इनफैक्ट मेरा जिंदगी का और एक बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस क्या हुआ। जिस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में मार्केट में आया था, एक जी। कंपनी था, मुझे एग्जैक्टली कंपनी का नाम अभी पता नहीं है, जिस दिन डीलिस्ट हो रहा था, मैं जी। उसी दिन 3:30 को मार्केट बंद है, तो 3:15 के आसपास मैंने कर दिया इन्वेस्ट। छोटा अमाउंट था। फिर देख रहा हूँ 2 दिन हो गया मेरा होल्डिंग पे नहीं आया, तो मैंने ब्रोकर को कॉल किया। ब्रोकर को कॉल करने के बाद ब्रोकर बोल रहा है कि सर कंपनी तो डिलिस्ट हो गया, आप एक काम करो, अब कंपनी को फोन करो, कंपनी से पूछो क्या है। कंपनी को फोन बिल्कुल। करते कंपनी ने बोला हमने तो पब्लिक नोटिफिकेशन दिया है, हम डिलिस्ट होने वाला है, आपने बाई क्यों किया। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सारे सिचुएशंस। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी हमने केसेस देखा है कि डिलिस्ट होने के बाद फिर से जब जब लिस्टिंग होता है, रीलिस्ट होते हैं तो अपर तो सर्किट लगते चला जाता है। और आपने मतलब हैट्स ऑफ टू यू, आपने इतना क्लोजली इसको ट्रैक किया। इनफैक्ट आपसे मैंने अभी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, चोरी किया है आपसे, और मैं लिख के रख रहा हूँ साइड में। हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत मेहनत किया है थैंक सर यू इसके सो मच। ऊपर। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच। और देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये रिसर्च आपके काम आए, और जो भी निवेशक हैं उनको कुछ एक डिसीजन लेने में मदद करे।